नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चले। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अरब आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरब आक्रमण है, अरब आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे। यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर बताना है कि अरब आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर उपनयन संस्कार पर क्या करना है, उपनयन संस्कार पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ चाहमान वंश का महानतम शासक था, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय क्या करना है, चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंहराज कौन था, सिंहराज का परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंहराज कौन था। यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर सिंहराज का परिचय देना है, यानी कि सिंहराज का परिचय लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंज परमार के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुंज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार के व्यक्तित्व के बारे में बताना है, यानी कि मुंज परमार का परिचय देना है और मुंज परमार की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको मुंज परमार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो परमार वंश है, परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको परमार वंश की उत्पत्ति क्या करना है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाणभट्ट का परिचय दीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि बाणभट्ट कौन था। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर बाणभट्ट का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के जो राजनीतिक कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल जो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था, इस कथन के क्या करना है, इस कथन की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर उसकी 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में कीजिए। यानी कि समुद्रगुप्त है, यहाँ पर समुद्रगुप्त क्या करना है, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन जो है कि महान कला और विद्या प्रेमी के रूप में करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इलाहाबाद स्तंभ लेख की विवेचना कीजिए। यानी कि जो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के क्या करना है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको इलाहाबाद स्तंभ लेख की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या करना है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारणों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में स्मारकों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में क्या करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जो स्मारक है, स्मारकों का महत्व स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया
हुआ है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो प्राचीन भारत है, यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राचीन भारत के जो साहित्यिक स्रोत हैं, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज है, यहाँ पर दोस्तों आपको मूलराज के बारे में बताना है, यानी कि मूलराज का परिचय देना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो पतन हुआ था उसके कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो अशोक है, अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के काल में जो मगध है, मगध के उत्कर्ष क्या करना है, हर्यक वंश के काल में जो मगध है, मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की जो नगर नियोजन योजना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर क्या करना है, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हर्ष है, हर्ष के जो सैन्य अभियान है, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष के सैन्य अभियानों क्या करना है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो मिहिर भोज है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको मिहिर भोज की जो भी उपलब्धियां हैं, मिहिर भोज की उपलब्धि क्या करना है, मिहिर भोज की उपलब्धि पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भोज परमार है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि, यानी कि भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि है और जो सांस्कृतिक उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि क्या करना है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वीराज तृतीय क्या करना है, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि का वर्णन करना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कार के बारे में बताना है और आगे कह रहा है कि व्यक्तित्व के विकास में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि जो संस्कार है, संस्कार जो है कि व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्व रखता है, यहाँ पर दोस्तों आपको व्यक्तित्व के विकास में संस्कार का महत्व बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और इन्हें याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। तो आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।